अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना जो फोरियर सीरीज़ का टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फोरियर सीरीज़ को समझेंगे। फोरियर सीरीज़ हेल्प अस टू रिप्रेजेंट पीरियोडिक फंक्शंस एज सम ऑफ साइनोसॉइड्स और एक्सपोनेंशियल ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब इस बात को थोड़ा सा आसान तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्राफ है और उसमें कोई एक फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है इसको मैंने एक्स ऑफ टी का नाम दे दिया और इसको मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि ये मेरे पास पहली लाइन है, मैंने इसकी इक्वेशन निकाल ली जिसको ए का नाम दे दिया। फिर ये दूसरी लाइन है, इसकी इक्वेशन निकाल ली जिसको मैंने बी का नाम दे दिया। तीसरी लाइन की निकाल ली, सी का नाम दे दिया। चौथी लाइन की निकाल ली, डी का नाम दे दिया। मतलब कि मैंने किसी भी फंक्शन को एक सीरीज के जरिए रिप्रेजेंट कर दिया। यही काम फोरियर सीरीज करती है। फोरियर सीरीज मगर सिर्फ पीरियोडिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकती है। पीरियोडिक फंक्शन से मुराद क्या है? ऐसे फंक्शन जो हमारे पास रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फंक्शन है, अब यहाँ से यहाँ तक ये एक जैसा चला, फिर वापस से वही रिपीट हुआ, फिर वापस से वही रिपीट हुआ। तो मैं ये कर सकती हूँ कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को एज अ सीरीज जो है वो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। और वो सीरीज जो है उनमें जो सम हुए हुए होंगे, जैसे यहाँ पे सम हुआ हुआ है तो वो जो सम है वो साइनोसॉइड्स के सम भी हो सकते हैं, मतलब साइन और कॉस की टर्म्स का सम हुआ हुआ हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। और वो जो पीरियोडिक फंक्शन है उसमें जो सम हुए हुए होंगे वो एक्सपोनेंशियल टर्म्स के भी हो सकते हैं, मतलब ई की टर्म्स इन्वॉल्व हो उस सम में, ठीक है। तो ऐसी फोरियर सीरीज जिसमें हमारे पास साइनोसॉइड्स का सम हुआ हुआ होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, और जिसमें एक्सपोनेंशियल टर्म्स का सम हुआ हुआ होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो जो साइन और कॉस की टर्म्स होंगी, ऐसा हो सकता है कि मैंने देखिए एक साइन की मैंने जो फंक्शन है उसको मिलाया, कॉस का फंक्शन है उसको मिलाया और उससे मुझे मेरा ओरिजिनल फंक्शन मिल गया, ठीक है। तो वो जो साइन का फंक्शन होता है उसकी अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है, कॉस की अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के हम लोग जो है ना फंक्शंस मिला रहे हैं, सही है। फिर उससे उसको मिलाकर हम अपना ओरिजिनल फंक्शन बना रहे हैं जो कि किसी और फ्रीक्वेंसी का हो सकता है। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें फोरियर सीरीज को समझने के लिए अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज से स्टार्ट करेंगे, उसकी टर्म्स देखेंगे। उनको समझने के लिए पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो पीरियोडिक फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हमारा फंक्शन रिपीट होना शुरू हो जाए, तो वो जो टाइम है हमने उसको टी से रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब कि यहाँ पे जो फंक्शन है टी, अगर मैं उसमें टी ये चीज़ प्लस कर दूँ, टी प्लस कर दूँ तो मुझे वही पॉइंट वापस मिलेगा। तो अगर मैं टी में अपना टाइम पीरियड प्लस कर दूँ, इसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड, ठीक है। अगर मैंने अपने फंक्शन में किसी भी वक्त पर अपना टाइम पीरियड प्लस कर दिया तो मुझे वापस से वही वैल्यू मिल जाती है। ये मेरे पास पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ये होती है कि कितनी साइकिल्स कितने टाइम में जो है हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइकिल इतने टाइम में हमारे पास हुई है, तो एक साइकिल इतने टाइम में, तो टाइम हमारे पास टी है तो 1/t के बराबर हो गया। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास यहाँ पे एफ तो होता नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने हमेशा डब्ल्यू देखा है जिसका मतलब होता है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जब भी हमारे पास मुश्किल सिग्नल्स होते हैं, ऐसे सिग्नल जहाँ पे हमें साफ साफ नहीं दिख रहा होता कि कितने टाइम में कितनी साइकिल हुई है, क्या हुई है, तो उसमें हम लोग रेट देखते हैं, ठीक है, कि कितने टाइम में कितना रेट ऑफ चेंज आया उस वेव में, तो वो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और इसका फॉर्मूला होता है 2πf, ठीक है। और f मेरे पास 1/t के बराबर होता है, तो 2π/t। अब क्योंकि साइन और कॉस की टर्म्स में ओमेगा इन्वॉल्व होता है तो आपको हमेशा ओमेगा निकालना पड़ेगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि है हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स का क्या मतलब है? अब देखिए हार्मोनिक्स को हम एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल
हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि वो जो गिटार है हमने उसको बजाया। अब होता क्या है कि जैसे हमने उसको एक दफ़ा बजा लिया तो होगा क्या कि बजाने के बाद उसकी जो साउंड है ना वो हल्की 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 होते फिर ख़त्म होगी। तो जो ओरिजिनल साउंड है उसी की हल्की 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 साउंड हो रही है, मतलब कि जो ओरिजिनल साउंड थी उसकी कोई फ्रीक्वेंसी थी, फिर उससे जब एक कम हुई साउंड मतलब और कम हुई साउंड तो उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज थी। तो वो जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है उसे हम लोग कहेंगे nth हार्मोनिक है। ये इसका nth हार्मोनिक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेव है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी है, फिर वो यहाँ पर कुछ ऐसी हुई, फिर आगे वापस से पतली पतली हुई। मतलब कि यहाँ पे हमने देखा कि कम टाइम में उसने ज़्यादा साइकिल्स करी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है। यहाँ पे इसने ज़्यादा टाइम में जो है ना वो उतनी ही साइकिल करी, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो साइनोसॉइड है वो इसका nth हार्मोनिक है। मतलब कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, अगर मैं उसमें 2 ओमेगा कर दूं तो मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो ये हमारा n जो है वो 2 हो गया, nth हार्मोनिक है। मतलब कि ओरिजिनल चीज़ की ही कॉपी हो जाए और वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उसे हम लोग हार्मोनिक कह रहे होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशंस हुआ करेंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ की, जिसे हम लोग देखेंगे, या एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ की, उसमें हमारे पास एक हुआ करेगा ज़ीरोथ हार्मोनिक। ज़ीरोथ हार्मोनिक का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी विल बी मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी तो ज़ीरो होगी, और हमें ये बात अच्छे से पता है कि फ्रीक्वेंसी कब ज़ीरो होती है। फ्रीक्वेंसी जब ज़ीरो होती है जब हमारे पास डीसी वैल्यू होती है, ठीक है। डीसी में हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, साइकिल जो है वो हमारे पास रिपीट नहीं होती। तो हर इक्वेशन का ज़ीरोथ हार्मोनिक जो है वो हमेशा डीसी हुआ करेगा। मतलब उस फंक्शन की डीसी वैल्यू अगर मुझे चाहिए हो, इस फंक्शन की डीसी वैल्यू चाहिए हो, तो मैं उसका ज़ीरोथ हार्मोनिक निकाला करूँगी, ठीक है। अब डीसी वैल्यू क्या है भाई, आप कहेंगे ये तो एसी सिग्नल है, इसकी डीसी वैल्यू कहाँ से आ गई। तो इस पूरे एसी सिग्नल का जो एवरेज हुआ करेगा ना, एवरेज वैल्यू भी कह सकते हैं इसे आप, एवरेज वैल्यू जो है वो कहलाएगी इसकी डीसी वैल्यू, ठीक है। अब हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज से स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके की होती है, क्या टर्म्स होती हैं, और बाकी चीज़ें जो है वो देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज स्टार्ट करें, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फंक्शन हुआ करेगा, पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिक सिग्नल हुआ करेगा, उसे हम लोग एक सीरीज के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे, और उस सीरीज में साइन और कॉस की टर्म्स हुआ करेंगी। तो वो जो सीरीज है उसकी फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास वो पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। सबसे पहले ए नॉट हमारे पास है ज़ीरोथ हार्मोनिक, ठीक है, प्लस सबमिशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos n omega naught t plus bn sin n omega naught t। अब थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। ये जो हमारे पास ए नॉट है वो उस सिग्नल की डीसी मतलब एवरेज वैल्यू हुआ करेगी, ठीक है। आपने ज़ीरोथ हार्मोनिक तो निकाल लिया, अब मतलब कि अब जो बाद की टर्म्स होंगी वो 1 से स्टार्ट होंगी। ये एन अब 0 नहीं हो सकता, 0 आप निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने n1 लिखा और आगे तक जितने भी आप निकाल लें इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी। एन ओमेगा नॉट मतलब nth हार्मोनिक, पहले ही ओमेगा नॉट हो सकता है, फिर समीशन है तो प्लस आगे कॉस की एक और टर्म हो सकती है जिसमें 2 ओमेगा नॉट, मतलब एक ही वेव होगी आपके पास, उसमें कॉस की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट किया हुआ होगा, ठीक है। ए एन का मतलब ये है कि वो जो कॉस साइनोसॉइड आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन हो सकता है ऐसा। अब यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड कुछ और है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कुछ और है, ये पूरी टर्म क्या पता कॉस से रिप्रेजेंट हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए एन कुछ और होगा, इधर ए एन कुछ और होगा, तो 7 ए एन कॉस ओमेगा टी, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई तो क्या पता 9 कॉस 2 ओमेगा टी, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। प्लस बी एन, ये हमारे पास साइन वेव का जो है एम्पलीट्यूड हुआ करेगा, और ये साइन का nth हार्मोनिक हुआ करेगा, ठीक है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज की। अब अगर गौर से देखें तो कोई भी फंक्शन जब मुझे गिवन हो तो देखिए n तो 1 से स्टार्ट होगा,
मैं 1 वैल्यू पुट करूंगी, मेरे पास कोई आंसर आएगा, 2 पुट करूंगी, कोई आंसर आएगा। ओमेगा नॉट भी मुझे पता है मैं कैसे निकालूंगी, 2 पाई/t करके, मतलब सिग्नल में टाइम पीरियड देखूंगी, मेरे पास ओमेगा नॉट भी आ जाएगा। मगर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें दिख रही हैं, जो कि ए नॉट है, ये कैसे निकालें भाई, ए एन है, ये कैसे निकालें भाई, और बी एन है, ये कैसे निकालें। देखिए ए नॉट तो हमारे पास डीसी वैल्यू है, मतलब एवरेज वैल्यू उस फंक्शन की। तो एवरेज वैल्यू उस फंक्शन की निकालने के लिए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक लिमिट होगी कोई, ठीक है, और उसका अगर मैं एरिया निकाल लूँ और फिर उसको डिवाइड बाय मतलब टाइम पीरियड, मतलब एवरेज के लिए डिवाइड बाय जितनी चीज़ें होती हैं उतना करते हैं ना, तो टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड करूँ तो मेरे पास एवरेज वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो एवरेज निकालने का तरीका होता है, ठीक है। तो ए नॉट बराबर हो जाएगा 1/t नॉट के, टी नॉट से डिवाइड कर रहे हैं एवरेज के लिए, ठीक है। लिमिट्स टी नॉट फॉर एग्जाम्पल ये 0 to पाई है, तो 0 to पाई लिमिट्स हो जाएंगी, और वो जो फंक्शन है हमारे पास x(t)dt, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए हम लोग एरिया निकालते हैं, तो इसलिए x(t)dt, ठीक है। ए एन निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/t नॉट, ये हो जाएगा t नॉट x(t) cos n ओमेगा नॉट t dt, ठीक है। बी एन निकालने के लिए आपके पास हो जाएगा 2/t नॉट, t नॉट x(t) sin n ओमेगा नॉट t dt, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशंस हैं ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू निकालने के लिए। अब आपको किसी भी सवाल में ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई आप ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज निकालें मगर उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म निकालें, मतलब कि उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालें। तो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक में, ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। याद रखें ये जो फॉर्म है हमारे पास ये सेम फ्रीक्वेंसी पर ही अप्लाई हो सकती है, मतलब यहाँ पे अगर 2 ओमेगा नॉट टी है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 है यहाँ पे 3 और आप ये कॉम्पैक्ट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अभी सवाल करेंगे तो हमें सही से चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ सी एन और सिर्फ कॉस की टर्म, ये हो जाएगा एन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा एन, ठीक है। अब ये सी एन कैसे आएगा, आपके पास ये चीज़ गिवन है, आप सी एन कैसे निकालेंगे। तो सी एन निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आप। और थीटा एन कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स माइनस बी एन ओवर ए एन, यह आपके पास निकालने का तरीका होगा। अब अगर मेरे पास इस फॉर्म में सीरीज मौजूद है तो मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में, इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, ये हमारे पास हो जाएगा x(t), ए नॉट को मैंने सी नॉट कह दिया, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास समीशन n = 1 to infinity। इस पूरे की जगह आप ये पूरी चीज़ लिख दें, ये हो जाएगा सी एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा एन। तो ये हमारे पास इसकी कॉम्पैक्ट मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, और ये हमारे पास इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है, ठीक है। अब देखिए जब हमें सवाल गिवन होगा तो हमसे कहेंगे कि भाई आपने सीरीज भी निकालनी है और आपने इसका स्पेक्ट्रम, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें भी निकालनी है। तो बस अब हमें वो देखना है कि उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है स्पेक्ट्रम्स की, और फिर हम अपने जो सवाल है उसको स्टार्ट कर रहे होंगे। अब देखिए जब भी हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होगा और हम उसकी सीरीज निकाल चुके होंगे तो हमें ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आप इसका फोरियर स्पेक्ट्रम बनाएं या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाएं। अब ये क्या होता है, ये एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें आप लोग उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इस बात का मतलब क्या है, जो मेरे पास फोरियर स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी कहते हैं क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं, तो ये हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम और एक होता है फेज स्पेक्ट्रम। एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर फ्रीक्वेंसी, उस सीरीज में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आई हैं, जितने भी हार्मोनिक्स आए हैं 1 2 3 4 5th हार्मोनिक, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, हर फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फेज स्पेक्ट्रम में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास सीरीज आई है उसमें हमारे पास जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, क्योंकि हम लोग पहली बात कर चुके हैं कि उस सीरीज में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं, तो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आई हैं हर फ्रीक्वेंसी का फेज एंगल जो है वो प्लॉट करते हैं। अब ये हमें बताता क्या है, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, जो कि हमें बनाना होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहते हैं भाई आप एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम बना के दिखाओ, तो जो आपके पास एक्स एक्सिस हुआ करेगा उसमें आप लोग हमेशा फ्रीक्वेंसी जो है उसको प्लॉट करा करेंगे, मतलब एन ओमेगा नॉट, nth हार्मोनिक, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग हमेशा उसका एम्पलीट्यूड जो है वो प्लॉट किया करेंगे। एम्पलीट्यूड मतलब हमारे पास ए एन और बी एन की टर्म्स होती थी जिसे हम लोग एम्पलीट्यूड कह रहे होते थे, मगर मैंने आपको जो उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म बताई थी, क्योंकि देखिए हम ए एन प्लॉट करें या बी एन प्लॉट करें,
नहीं पता ना, तो इसलिए हमने इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म देखी जिसमें हमने एक ही एन देखा था जो कि सी एन था, जो कि हमारा मैग्नीट्यूड था, एम्पलीट्यूड था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमेशा सी एन हुआ करेगा और एन ओमेगा नॉट हुआ करेगा, मतलब एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम सी एन वर्सेस एन ओमेगा नॉट, इसके दरमियान प्लॉट होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हर फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड प्लॉट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओमेगा नॉट है, यहाँ पे 2 ओमेगा नॉट है, यहाँ पे 3 ओमेगा नॉट है। ओमेगा नॉट पे हमारी फ्रीक्वेंसी थी 1, तो हमने यहाँ पे प्लॉट की। 2 ओमेगा नॉट पे हमारी थी 3 और 3 ओमेगा नॉट पे थी 5। तो हमने इस तरीके से जो है ना ये हमने प्लॉट कर दिया। तो ये हमें बताता क्या है कि जो भी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा पीक अटेन करती है, यहाँ पे 3 ओमेगा नॉट थर्ड हार्मोनिक ने सबसे ज़्यादा पीक अटेन करी, तो जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा पीक अटेन करती है वो डोमिनेंट होती है। ये हमें एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम जो है वो बता रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा होता है वो फेज स्पेक्ट्रम होता है। फेज स्पेक्ट्रम में हमारा जो ग्राफ होता है उसमें एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ही होगी, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ही होता है ये, मगर यहाँ पर एम्पलीट्यूड नहीं होता बल्कि फेज एंगल होता है। फेज एंगल क्या होता है, जो कि हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में निकाला था, थीटा एन। ठीक है, थीटा एन वर्सेस एन ओमेगा नॉट, मतलब nth हार्मोनिक के दरमियान ये जो है ग्राफ बनता है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हर फ्रीक्वेंसी का, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज मौजूद होती है हमारी सीरीज़ में, उसके फेज एंगल्स जो है वो प्लॉट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास फेज स्पेक्ट्रम होता है। तो हमने दोनों स्पेक्ट्रम भी देख लिए। अब हम इसके जो है ना क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमें प्रैक्टिकली जो है वो समझ आ जाए। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें कह रहे हैं फाइंड कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, कॉम्पैक्ट फॉर्म निकालनी है, मगर उसके लिए हमारे पास पहले जो ओरिजिनल फॉर्म है वो होनी चाहिए, उससे ही हम फिर कॉम्पैक्ट फॉर्म जो है वो निकालेंगे। फॉर ऑल द पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी, फॉर द पीरियोडिक सिग्नल, ये हमें पीरियोडिक सिग्नल गिवन है। अब ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, मगर ये सारे इक्वल साइज के। ठीक है, स्केच एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रा फॉर एक्स टी, इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हमें इक्वेशन निकालनी होगी। ठीक है, अब इक्वेशन निकालने के लिए मुझे ये बात पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज बोल रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज मेरे पास क्या होती है, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समीशन एन 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक, ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे मुझे दिख रही है, मुझे ओमेगा नॉट चाहिए। ठीक है, तो ओमेगा नॉट के लिए मुझे फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 2 पाई ओवर टी। ये जो टी होता है ये टाइम पीरियड होता है, मतलब एक साइकिल हमारे पास कितने टाइम में कंप्लीट हुई है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल है, फिर रिपीट होना शुरू हो गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो पाई है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 2 पाई ओवर पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रेडियंस पर सेकेंड। हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 2। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे पुट कर दूंगी, ये हो जाएगा एक्स टी इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समीशन एन 1 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ए एन कॉस ओमेगा नॉट की जगह 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, 2 एन टी प्लस बी एन साइन 2 एन टी। अब देखें, अब मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें चाहिए, ए नॉट, ए एन और बी एन, और हम इसके फॉर्मूलाज जो है वो पढ़ चुके हैं। तो ए नॉट हमारे पास क्या होता है, ए नॉट हमारे पास होता है 1 ओवर टी नॉट, यहाँ पे टी नॉट एक्स ऑफ टी डी टी। ठीक है, टी नॉट हमारे पास क्या है भाई, पाई है, पाई तक का टाइम पीरियड है, लिमिट्स हमारे पास 0 to पाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा 0 to पाई एक्स ऑफ टी, यहाँ पे फंक्शन हमारे पास गिवन है, ये हो जाएगा ई माइनस टी ओवर 2 डी टी। आपने सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ए एन भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ, क्या है 2 ओवर टी नॉट, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0 to पाई एक्स ऑफ टी ई माइनस टी ओवर 2, और यहाँ पे ए एन के साथ हमारे पास आता है कॉस 2 एन टी डी टी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बी एन देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 ओवर टी नॉट 0 to पाई ई माइनस टी ओवर 2 साइन 2 एन टी डी टी। मतलब कि हमें अब इन तीनों की इंटीग्रेशन करनी है, जो कि काफ़ी लॉन्ग है, और कोई मसला आ सकता है तो वो इंटीग्रेशन में ही आएगा, बाकी तो सारे आसान कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं, इसमें पुट करेंगे, फिर सी एन निकालेंगे और फिर अपना सवाल जो है वो कंटिन्यू करते हैं।
अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसी हो जाएगी, ए नॉट इक्वल्स टू 1/पाई ई माइनस टी ओवर 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो मौजूद होनी चाहिए यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में ही, जब ही इसकी ये एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो -1/2 इसका डेरिवेटिव है, पावर का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो -1/2 मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कराऊंगी और नीचे भी मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो ये हमारे पास 0 to पाई ई माइनस टी ओवर 2 डी टी कुछ ऐसे हो जाएगा। ए नॉट इक्वल्स टू 1/पाई, ये जो नीचे वाला है ये तो हमारे पास यही रह जाएगा -1/2, ये हो जाएगा ई माइनस टी ओवर 2 0 to पाई -1/2 डी टी। अब ये हमारे पास ऊपर आ चुका है तो हमें ये बात पता है कि हम इसको एज इट इज ई माइनस टी ओवर 2 लिख सकते हैं, यही हमारी इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो -1/2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो -2/पाई हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा ई माइनस टी ओवर 2, ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई सिंपल, और लिमिट्स इसके ऊपर अप्लाई होंगी पाई टू 0 पाई। ठीक है, ए नॉट इक्वल्स टू -2/पाई, अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ई माइनस पाई ओवर 2 माइनस ई माइनस 0/2, ये हो जाएगा हमारे पास -2/पाई। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, डिग्री में रखना है आपने कैलकुलेटर को। ये हमारे पास हो जाएगा ई माइनस पाई बाय 2, आंसर आ गया 0.208। ठीक है, माइनस E0 हमारे पास 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 1, तो अगर हम इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा 0.208 माइनस 1, आंसर आ जाएगा -0.792 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइड बाय पाई, पाई की वैल्यू 3.142, आंसर आ गया हमारे पास 0.504। ये हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आ गई। अब हमें ए एन की इंटीग्रेशन करनी है, तो ए एन की इंटीग्रेशन है हमारे पास 2/T0 0 to पाई ई माइनस टी ओवर 2 कॉस 2nt dt। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे दो हमारे पास टी के फंक्शंस मौजूद हैं। जब भी दो फंक्शंस ए की जिसके हिसाब से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं मौजूद हो तो हमें पता है हम यू इंटू वी लगाते हैं, बाय पार्ट्स लगाते हैं। ठीक है, तो बाय पार्ट्स के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा यू बनेगा कौन सा वी बनेगा। तो एक रूल होता है आइलेट, आइलेट में हमारे पास ई जो है वो बाद में आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, तो ये यू बनेगा ये वी बनेगा, ये यू है ये वी है। तो बाय पार्ट्स में हमें du ओवर डी टी की नीड पड़ेगी, मतलब d ओवर डी टी कॉस 2nt, और ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल v डी टी, मतलब e माइनस टी ओवर 2 डी टी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जिसकी हमें फॉर्मूला में नीड पड़ेगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा du ओवर डी टी बराबर हो जाएगा, कॉस की डिफ्रेंसिएशन हमारे पास होती है माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस साइन 2nt, और जो एंगल होता है उसकी वापस से आगे डिफ्रेंसिएशन होती है, तो आगे वापस से 2n आ जाएगा, t नहीं आएगा, t के लिहाज से कर रहे हैं तो 2n आएगा सिर्फ। ठीक है, तो du ओवर dt का जो आंसर आ जाएगा वो होगा -2n साइन 2nt, और इंटीग्रल v dt हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे वापस से वही होगा -1/2, ऊपर भी चाहिए नीचे भी चाहिए, तो नीचे वाला तो यहीं पे रह जाएगा -1/2 और ऊपर वाला अंदर चले जाएगा, तो यहाँ पे e माइनस टी ओवर 2 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, -2 ऊपर आ जाएगा, -2 e माइनस टी ओवर 2, ये हमारे पास आ गया। अब हम बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, u इंटू वी डी टी, ये हो जाएगा u वी डी टी माइनस डी यू ओवर डी टी, ये हो जाएगा हमारे पास v डी टी, और ये पूरा फिर वापस से dt। ठीक है, u की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, cos 2nt, ये हमारे पास क्या है v dt हमने अभी निकाला है, -2 e माइनस टी ओवर 2 माइनस d ओवर dt हमारे पास क्या है भाई, -2n साइन 2nt, और ये हमारे पास क्या है -2 e माइनस टी ओवर 2 dt। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 cos 2nt e माइनस टी ओवर 2, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 to the 4, n भी बाहर निकाल लें, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन 2nt e माइनस टी ओवर 2 dt।
यहाँ पे अब अगर मैं गौर से देखूँ ना तो यहाँ पे एक और ऐसा फंक्शन बन गया है जिसको u इंटू वी करना है, और यहाँ पर देखकर आपको ये अंदाजा होगा कि ये ऐसे फंक्शन है, आप इसको जब वापस से करेंगे तो आपके पास वापस से ये बन रहा होगा उसके अंदर, फिर वापस ये बन रहा होगा, फिर वापस ये बन रहा होगा, ऐसे ही कभी खत्म ही नहीं होगा। तो आपने सिंपल क्या करना है कि हम इसकी बाय पार्ट्स कर रहे थे, ठीक है, इसका, तो इस पूरे को मैंने किसी एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया जिसको मैंने आई का नाम दे दिया, ठीक है। तो हम आई इक्वल्स टू या आई इक्वल्स टू, ठीक है, इसकी हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो अब हम आगे का सॉल्व कर लेते हैं कि इस तरीके से करना है। अब देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया था, मैंने इस पूरे को आई के बराबर कहा था, और आई हमने किसको कहा था, जो जिसको हमने इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया था, ये पूरा हमारे पास आई था, मगर इससे पहले 2/पाई भी था, मगर 2/पाई को मैंने आई नहीं कहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2/पाई को लिख के कंफ्यूज नहीं किया, ठीक है। सिंपल ये एक्सप्रेशन है, आपने अभी 0 to पाई को इग्नोर करना है, पहले पूरा सॉल्व कर लें, फिर आखिर में लिमिट्स अप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास कुछ ऐसे होगा कि इसके ऊपर भी u इंटू वी अप्लाई हो रहा है, तो मैं इसके ऊपर भी अप्लाई करूंगी। यहाँ पे मैं किसको क्या बोलूँगी, हमारे पास लिएट रूल होता है जिसके मुताबिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हमारा v बन जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक u बन जाएगा। तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, तो ये हमारे पास हो जाएगा du/dt, मतलब कि d/dt किसके ऊपर अप्लाई होगा, साइन 2nt के ऊपर, और ये हो जाएगा इंटीग्रल v dt जो कि अप्लाई होगा e-t/2 के ऊपर, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास du/dt बराबर आ जाएगा साइन की हमारे पास डिफ्रेंसिएशन होती है कॉस, ठीक है, कॉस 2nt और आगे एंगल वापस से होता है, तो ये हमारे पास 2n आगे आ जाएगा, मगर मैं पीछे लिख रही हूँ, ठीक है। तो 2n और ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल v dt, इसकी वापस से वही आंसर आएगा, तो -2e-t/2, ठीक है। अब मैं सिंपल इसके ऊपर अप्लाई करूँगी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि साइन 2nt e-t/2dt इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, अगर मैं यहीं पर पुट करूँगी तो क्या पता कोई एक्सप्रेशन जो है वो आगे पीछे हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, सबसे पहले u आएगा, u हमारे पास है साइन 2nt, फिर v dt, ये हमारे पास हो जाएगा -2e-t/2, फिर माइनस यहाँ पे हमारे पास ये टर्म आएगी 2n cos 2nt, फिर ये वापस से आएगी -2e-t/2 dt, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा -2 साइन 2nt और ये e-t/2, -2 द माइनस ये वाला बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 द 4 और n भी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा cos 2nt e-t/2 dt। आप गौर से देखिए आपके पास यही चीज़ वापस से बन गई है, e-t/2 cos 2nt dt। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि इस पूरे को i कह सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा -2 साइन 2nt e-t/2 प्लस 4ni। ये पूरी एक्सप्रेशन मैं इधर पुट करूँगी क्योंकि मैं इसको कर रही थी, ठीक है ना। तो ये पूरी एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगी, i = -2 cos 2nt e-t/2 -4n, ये हमारे पास हो जाएगा -2 साइन 2nt e-t/2 प्लस 4ni। सही है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, i = -2 cos 2nt e-t/2 माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 4 2 द 8n, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2nt e-t/2 माइनस 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 प्लस माइनस 4 4 द 16, ये हमारे पास n² i हो जाएगा। i वाली टर्म्स को एक साथ करें क्योंकि मुझे असल में i की वैल्यू निकालनी थी, इसकी इंटीग्रेशन करनी थी ना, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन करनी थी हमें, तो हमें i की वैल्यू निकालनी है। तो i के टर्म्स को जब मैं इधर लेकर जाऊंगी तो ये हमारे पास प्लस में आ जाएगी, i + 16 n² i = ये टर्म आगे एज इट इज आएगी, बार बार नहीं लिख रही, ठीक है। अब यहाँ से i कॉमन निकाल लें, ये हो जाएगा 1 + 16 n² और ये टर्म आगे एज इट इज आएगी। अब यहाँ पे i को इधर रहने दें, बाकी जो टर्म्स है वो उधर ले जाए, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा -2 cos 2nt e-t/2 प्लस 8n साइन 2nt e-t/2 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 + 16 n²। सही है। अब देखिए यहाँ से कॉमन निकालूँ अगर मैं 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 और मैं प्लस वाली जो चीज़ है वो पहले लिख रही हूँ, और 1 + 16 n² भी मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास ये हो जाएगा 4n साइन 2nt e-t/2, यहाँ पे माइनस की साइन थी, 2 मैं बाहर निकाल चुकी हूँ, तो ये हो जाएगा cos 2nt e-t/2
कुछ इस तरीके से हो गया। सही है। अब देखिए हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा सिंप्लीफाइड हो चुका है और इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। अब हमने सिंपल क्या करना है कि हमने अपनी लिमिट्स देखनी है 0 to पाई वाली, तो अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन है तो कोई मसला नहीं होगा। एन जो है वो हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है क्योंकि जो फंक्शन है वो हमारा टी है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इस एक्सप्रेशन को बाहर निकाल लिया है और ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू 2/1 + 16 n स्क्वायर। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में एक दफ़ा पाई पुट करेंगे और एक दफ़ा 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4n sin 2n, टी की जगह पाई हो जाएगा e - π/2 माइनस कॉस 2n, टी की जगह पाई हो जाएगा e - π/2, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 4n sin 2n, टी की जगह हमारे पास हो जाएगा 0 e - 0, ये हो जाएगा cos 2n, टी की जगह हमारे पास हो जाएगा 0 e - 0/2, ठीक है। अब देखें i इक्वल्स टू 2/1 + 16 n स्क्वायर। अब गौर से देखें ये हमारे पास 2 पाई है, 2 पाई का मतलब हमारे पास 180 × 2 360 होता है, ठीक है। तो साइन 360 0। अब यहाँ पे आपने कहा कि भाई n की वैल्यू हमें कैसे पता, तो n1 पर ये 360 होगा, 0 होगा। n2 पर जब हम देखेंगे मतलब n2 हमारे पास 360 × 2 720 हो चुका होगा, तो साइन 720 भी हमारे पास 0 होता है। तो इसके यहाँ पे n आप कुछ भी रख लें आपके पास ये 0 ही आएगी एक्सप्रेशन, तो ये पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। माइनस cos 2n पाई मतलब cos 360। अब जब cos 360 रखेंगे तो 1 आ रही है। अब n1 पर जब n2 पे देख रहे हैं हम तो cos 720 भी 1 आ रही है। इस तरीके से जो भी हम n रखेंगे वो यहाँ पे हमारे पास 1 देगा, ये पूरा 1 देगा। तो मतलब यहाँ पे e - π/2 बचा है जिसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा e - π/2, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.208। अब देखें ये तो हमारे पास ये वाला सवाल है जिसमें ऐसा हो रहा है कि n की आप कोई भी वैल्यू रखें इधर तो ये आपको जो है क्या देगा, एक ही वैल्यू दे रहा है, ये पूरी टर्म एक ही वैल्यू दे रही है n की किसी भी वैल्यू पर। मगर आगे जाके जब हम क्वेश्चन देख रहे होंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो आपने वहाँ पे क्या करना होगा कि वहाँ पे आप इस तरीके का ब्रैकेट बनाया करेंगे और बोलेंगे कि जब n 0 होगा तो ये वैल्यू आएगी, क्या पता ये वैल्यू आती हो क्योंकि ये पूरा 1 हो जाता हो। तो जब n जो है वो ऑड नंबर होगा तो ये वैल्यू आएगी, n जब इवन नंबर होगा तो ये वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से ब्रैकेट में डिफरेंट वैल्यूज शो होंगी। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर n की वैल्यू पर एक ही नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट नंबर फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो साइन 2n 0 मतलब ये साइन 0 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे n आप कुछ भी रखें तो साइन 0 आपके पास 0 ही होता है, तो 0 माइनस और यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा हमेशा, ये पाई लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये 0 होगा नहीं ये रहा, ठीक है, 0 हो जाएगा हमारे पास हमेशा। तो cos 0 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1 और e - 0 भी 1 होता है, तो ये इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा i इक्वल्स टू 2/1 + 16 n स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा -2.0.208 -1 मतलब ये प्लस हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -0.208 + 1 0.792। अब यहाँ पर ना आप ऐसा कर सकते हैं कि ये सवाल गलत कर दें, यहाँ पर आके आपने सॉल्व कर लिया। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, जब हमने ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो यहाँ पे 2/π था, मैंने यहाँ पे तभी लिखा था, ठीक है। तो 2/π को आपने निगलेक्ट नहीं करना है, जो एक्सप्रेशन आपको आपके पास आई है उसका आपने 2/π से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पूरे एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2/π। तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और डिवाइड बाय 3.142 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.504। तो आई की एक्सप्रेशन आ गई 2/1 + 16 n स्क्वायर 0.504। ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास, ये आई है आपके पास an की वैल्यू, ठीक है। अब n1 पर आप an की वैल्यू निकाल सकते हैं, n2 पर निकाल सकते हैं, n3 पर निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से आ जाएगी। अभी आपने ये सिर्फ an की इंटीग्रेशन की है, अब हम इसकी bn की इंटीग्रेशन जो है वो देख लेते हैं। अब देखिए हमें bn की वैल्यू निकालनी है, bn की वैल्यू के लिए हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, सारी इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे करी हुई थी। अगर हम गौर से देखो तो e - t/2 sin 2nt हम इसकी इंटीग्रेशन भी कर चुके हैं, ये रही e - t/2 sin 2nt, इसका आंसर ये आया था, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहीं से एक्सप्रेशंस को पुट करूँगी, तो मैं इस पूरी चीज़ को आई बोल देती हूँ,
ठीक है। आई बराबर हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास इसका आंसर आया था, तो ये -2 sin 2nt -2 sin 2nt e माइनस टी ओवर 2 प्लस 4n cos 2nt e माइनस टी ओवर 2 dt। ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन का जो है आंसर आया है। अब हमें इसकी वापस से इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी हमारे पास पीछे हुई हुई है, cos 2nt e माइनस टी ओवर 2 dt। ठीक है, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था वो यही था हमारे पास, ये देखें e माइनस टी ओवर 2 cos 2nt। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास इसका आंसर ये आया था, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे -2 cos 2nt e माइनस टी ओवर 2 -4n इंटीग्रेशन sin 2nt e माइनस टी ओवर 2 dt। ठीक है, अब इस पूरी चीज़ को मैंने आई के बराबर कहा है, तो मैं इसको आई कह देती हूँ, तो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ -2 cos 2nt e माइनस टी ओवर 2, एक दफ़ा देख लूँ ठीक लिखा है नहीं, -2 cos 2nt e माइनस टी ओवर 2 -4n i। सही है। अब ये जो पूरी चीज़ है ये हमने इसकी निकाली है, ये हम यहाँ के लिए सॉल्व कर रहे थे, ये पूरा एक्सप्रेशन मैं इसकी जगह पुट करूँगी, तो आई बराबर हो जाएगा -2 sin 2nt e माइनस टी ओवर 2 प्लस 4n, और ये हो जाएगा -2 cos 2nt e माइनस टी ओवर 2 -4n i। मल्टीप्लाई कर दें, i इक्वल्स टू -2 sin 2nt e माइनस टी ओवर 2 माइनस प्लस माइनस 4 टू द 8n, ये हमारे पास हो जाएगा cos 2nt e माइनस टी ओवर 2 प्लस माइनस माइनस 16n स्क्वायर i। वही काम करेंगे, i वाली टर्म्स को एक साइड करेंगे, i कॉमन निकाल लूँगी, यहाँ पे मेरे पास -2 sin 2nt e माइनस टी ओवर 2 -8n cos 2nt e माइनस टी ओवर 2, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, जब ये वहाँ पे जाके प्लस होगा और 1 + 16n स्क्वायर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आई बराबर हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कॉमन निकाल लेती हूँ टर्म्स, तो मैं यहाँ से -2 कॉमन निकाल लूँगी, तो -2 1 + 16n स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा sin 2nt e माइनस टी ओवर 2 प्लस, अब देखिए सिंपल मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गई थी, मैंने -2 ओवर 1 + 16n स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे मैंने माइनस भी बाहर निकाला है, तो माइनस तो यहाँ से चला गया, ये प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया, 2 बाहर निकाला है तो यहाँ पे 4n हो जाएगा। अब मुझे सिंपल इसके ऊपर लिमिट्स पुट करनी है पाई और 0 की, जब मैंने यहाँ पे पहले पाई की लिमिट्स पुट करी तो ये हो जाएगा sin 2π, sin 360 हमेशा ही 0 होता है, मतलब जो भी n यहाँ पे आप रखें तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखें तो प्लस की साइन है 4n, और यहाँ पे cos 2π मतलब cos 360 cos 720 कुछ भी हो, यहाँ पे हमेशा 1 ही होगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो e माइनस π/2 हो गया, माइनस, अब माइनस लगा के बीच में आप 0 की लिमिट्स पुट करोगे इस पूरे फंक्शन के ऊपर, तो sin 2 0, sin 0 हमेशा ही 0 होगा, 0 + 4n 2 0 मतलब cos 0 हमेशा 1 होगा, e माइनस 0 भी हमेशा 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा 4n। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 ओवर 1 + 16n स्क्वायर, ये कुछ ऐसे हो जाएगा 4n e माइनस π/2 और माइनस प्लस माइनस 4n। ठीक है, अब मैं ये कर सकती हूँ कि यहाँ से 4n कॉमन निकाल सकती हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा i इक्वल्स टू -2, और यहाँ पे 4n बाहर आ गया, 1 + 16n स्क्वायर, और ये हो जाएगा e माइनस π/2 -1, e माइनस π/2 -1 को सॉल्व करेंगे, तो e माइनस π/2 मुझे पता है 0.208 होता है, और -1 मेरे पास हो जाएगा 0.208 -1 0.792, तो i मेरे पास बराबर आ जाएगा -2 4 द 8n ओवर 1 + 16n स्क्वायर, और ये हो जाएगा -0.792, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 2 ओवर पाई को आपने भूलना नहीं है, तो ये हो जाएगा +8n ओवर 1 + 16n स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर पाई कर दूंगी मैं इसको, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय पाई 0.504, तो मेरे पास bn का जो आंसर आया वो आया 8n 1 + 16n स्क्वायर
0.504। अब मेरे पास ए नॉट भी आ चुका है, बी एन भी आ चुका है, ए एन भी आ चुका है। अब हम सिंपल यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे, फिर उससे कॉम्पैक्ट फॉर्म निकालेंगे और स्पेक्ट्रा बना लेते हैं। अब देखिए हम लोगों ने सारी चीज़ों की इंटीग्रेशन कर ली है। ए नॉट मेरे पास निकल के आ चुका, ए एन आ चुका, बी एन आ चुका। मुझे पता है कि ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज होती है, इसके जरिए ही मैं इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म जो है वो निकालूंगी। अब इसमें हमने सिंपल पुट करनी है एक्सप्रेशंस, तो एक्स टी मेरे पास बराबर हो जाएगा 0.504 प्लस समीशन एन इक्वल्स टू 1 इन्फिनिटी। ए एन की वैल्यू हमारे पास आई है 0.504 2/1 + 16 एन स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस 2nt प्लस 0.504 8n/1 + 16n स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 2nt। ठीक है, कुछ ऐसे। अब देखिए एक चीज़ का ख्याल आपने लाजमी रखना है, ये तो पहला सवाल है, इसमें तो एन की टर्म्स में मामला हो रहा है। ठीक है, आप जब आगे सवाल करेंगे ना तो आपके पास ए एन की वैल्यू में ही साइन आ रहा होगा, ए एन की वैल्यू में ही कॉज आ रहा होगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप वो साइन लिख के और ये कॉज भूल जाए। आपने हमेशा पहले फोरियर सीरीज लिखनी है और फिर वैल्यूज़ को पुट करके देखना है। ठीक है, तो एक्स टी बराबर हो जाएगा 0.504, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कॉमन निकल सकता है, तो ये 0.504 हो जाएगा। कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, प्लस सबमिशन एज इट इज आएगा n इक्वल्स टू 1 और इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ इन दोनों टर्म्स में से मुझे 2 यहाँ पे कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है और नीचे से 1 + 16 n स्क्वायर कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे आगे क्या बच जाएगा, ये पूरी टर्म तो मैं कॉमन निकाल चुकी हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस 2nt। ठीक है, प्लस 0.504 तो पहले ही निकाल चुकी थी, उसकी जगह तो 1 आएगा। यहाँ पे 2 कॉमन निकाला था यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 कॉमन निकला तो 4n, नीचे 1 + 16n स्क्वायर पहले बाहर जा चुका है, तो साइन 2nt। यहाँ पर भी छोड़ देते तो बेहतर था, ज़्यादा बेहतर ये है कि आप सिंप्लीफाई करके लिखें इसको, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आ गई, मगर आपसे जो मेन क्वेश्चन था उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म फोरियर सीरीज नहीं पूछा था, आपसे कॉम्पैक्ट फोरियर सीरीज पूछा था, कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। तो उसकी हमारे पास क्या फॉर्म होती है, हम पहले वो लिख देते हैं। फॉर्म हमारे पास होती है एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू C0 प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी Cn cos n ω0t प्लस थीटा एन। अब इसके लिए मुझे C0 तो पता है, C0 तो वही चीज़ है जो हमारे पास A0 होती है, मुझे Cn की वैल्यू चाहिए और मुझे थीटा एन की वैल्यू चाहिए। Cn की वैल्यू के लिए भी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। आपने सिंपल क्या करना है, जो an की पूरी टर्म आई है और जो bn की पूरी टर्म आई है आपने सिंपल इसका स्क्वायर कर देना है। तो 0.504 स्क्वायर 2/1 + 16n स्क्वायर प्लस इस पूरी टर्म का स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा 0.504 8n/1 + 16n स्क्वायर, इस पूरी टर्म का भी स्क्वायर होगा। जैसे आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो Cn की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.504, कैसे, ये बाहर निकल जाएगा 0.504 स्क्वायर और ये स्क्वायर और स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो उसके ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2/√1 प्लस का 16n स्क्वायर। यहाँ पे बेसिक मैथ्स हो गया, आपके पास Cn की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थीटा एन की वैल्यू भी हमें पता है कैसे निकालते हैं, -bn/an। bn की वैल्यू पुट करें ऊपर नीचे, an की वैल्यू पुट करें, आपके पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आ जाएगी। tan इनवर्स भी था, ठीक है, tan इनवर्स -4n। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा -tan इनवर्स 4n। ये हमारे पास थीटा एन की वैल्यू आ गई। अब सिंपल हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखनी है, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, एक्स टी इक्वल्स टू C0 हमारे पास A0 के बराबर होता है 0.404 प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। Cn की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0.504 और ये हमारे पास हो जाएगा 2/√1 + 16n स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कॉस n ω t या फिर 2nt। n ओमेगा की जगह हमने 2n रखा था ना, 2nt, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस थीटा n, मगर ये वाला माइनस है तो -tan इनवर्स 4n।
आंसर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 0.4 को पहले ले आए समीशन से, ठीक है, तो यह आपके पास एक सीरीज आ गई है। अब इस सीरीज को खोल कर भी शो किया जा सकता है, कैसे कैसे कर सकते हैं, आप n की वैल्यू एक दफ़ा 1 रखें, ठीक है, आपके पास ये 0.504 वाली टर्म तो ऐसी रहेगी, n की वैल्यू 1 रखें, इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे रखें, फिर n की वैल्यू 2 रखें प्लस के साथ, फिर आप वो लिखें, n की वैल्यू 3 रखें, ऐसे सो ऑन आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो वो भी आपके पास आंसर शो करने का एक तरीका होता है। अब हमें क्या कह रहे हैं, अब हमें इसका फेज स्पेक्ट्रा और जो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा है वो बनाना है, तो अब हम वो बना के देख लेते हैं। अब देखिए मुझे क्या करना है कि मुझे अपने स्पेक्ट्रा जो है उनको प्लॉट करना है। मेरे पास दो तरीके के स्पेक्ट्रा होते हैं, एम्पलीट्यूड और फेज। एम्पलीट्यूड के लिए हमें जो ग्राफ बनाना होता है वो CN वर्सेस फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, और जो हमारे पास फेज स्पेक्ट्रा के लिए होता है θn वर्सेस फ्रीक्वेंसी। मगर यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है, फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है कांस्टेंट है, CN और θn हमें इनकी वैल्यूज़ चाहिए होंगी, n1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, एटलीस्ट 7 या 6-7 वैल्यूज़ चाहिए होंगी जिसकी मदद से हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकें। तो इनकी वैल्यूज़ आपको निकालनी पड़ेगी। एक तरीका ये कि आप यहाँ पे जो है ना CN को 1 पुट करें, CN की वैल्यू निकालें जो CN की एक्सप्रेशन आई थी, ठीक है, उसमें। तो ये एक तरीका है। एक θn में जो वैल्यू आई थी आपके पास -tan इनवर्स 4n जो भी, तो आप उसमें जो है एक दफ़ा n पुट करें, तो इस तरीके से 1 की वैल्यू, फिर 2 की वैल्यू, 4 की वैल्यू, इस तरीके से निकालें। दूसरा तरीका ये कि आपने ये सीरीज़ बनाई थी अभी जो कि कॉम्पैक्ट फोरियर सीरीज़ थी, ठीक है। कॉम्पैक्ट मतलब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है। तो आप इस सीरीज़ में क्या करेंगे, इसमें आपने पहला जो है 0 पर लिख दिया। अब आप इसमें n1 पुट करके एक एक्सप्रेशन निकालें, n2 पुट करके एक एक्सप्रेशन निकालें, तो मैं आपको बताऊंगी कि CN जो है वो कौन सी वैल्यूज़ है, ठीक है। तो सिंपल हमें ये बात पता है कि हमारे पास क्या होता है, C0 प्लस ये होता है हमारे पास समीशन n1 इन्फिनिटी CN, फिर कॉस n ओमेगा नॉट t प्लस θn, ठीक है। तो सिंपल 0.504 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, C0 है जो कि मेरे पास। यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि ये एक्सप्रेशन है, इसको भी मैं बाहर निकाल लेती हूँ। n को मैं 1 पुट करूँगी, ठीक है, पहली वाले उसके लिए 1 पुट करूँगी, n1 के लिए 1 पुट करा तो हम क्या करेंगे, सिंपल 2 ओवर ये 1 हो जाएगा, 16 × 16 प्लस ये नीचे √17 हो जाएगा। तो जैसे हम इसका आंसर निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.504 से, ठीक है। तो समीशन के बाद जो CN की वैल्यू होगी, कॉस के अलावा वाली ये जो पूरी टर्म है CN की वैल्यू, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.504, तो ये हमारे पास 0.244 आ गई। अब कॉस लिखा आपने सिंपल 2n, n अभी 1 है तो 1 पुट करा हमने, तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है, ठीक है ना, तो ओमेगा नॉट t, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स 4n, n को 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब tan इनवर्स 4, तो tan इनवर्स 4 आंसर आ जाएगा 75.96, तो यहाँ पे -75.96, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे n जो है वो 2 पुट करेंगे, CN निकालेंगे, तो इसका आंसर n2 पर हमारे पास आ जाएगा 0.125, फिर कॉज आएगा। अब क्योंकि 2 और n की जगह 2 पुट करेंगे क्योंकि हम सेकंड हार्मोनिक निकाल लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2n मतलब 2 to the 4t, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 4 × 2 मतलब tan इनवर्स 8, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा -82.87 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे आप n7 तक निकाल के, फिर वो हमारे पास एक सीरीज़ भी आ गई, एक अच्छी फॉर्म आ गई सीरीज़ की जिसमें आपको निकालनी चाहिए सीरीज़, ठीक है, और आपके पास CN और जो है θn की वैल्यूज़ भी आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, n0 पर, n1 पर CN और θn की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो n0 पर अगर हम देखें तो जो CN है उसकी वैल्यू है हमारे पास 0.504, मतलब CN मतलब C0 ये रहा ना हमारे पास 0.504, और θn देखें तो यहाँ पे कोई थीटा दिख रहा है आपको, इस टर्म में कोई भी थीटा नहीं है, तो थीटा 0 है। n को जब हमने 1 रखा तो हमारे पास CN की वैल्यू क्या आई, 0.244, और हमारे पास जो थीटा है वो क्या आया, -75.96, ठीक है। ये हमने माइनस भी कंसीडर करना है क्योंकि एक्चुअल जो फॉर्म होती है उसमें प्लस होता है θn, ठीक है। अब देखिए सिंपल इसी तरीके से 2 पर भी हम निकाल लेंगे, 0.125 -82.87, इसी तरीके से 3 पर भी निकालेंगे तो 0.084 -85.24, 4 पर भी निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.063 -86.42, 5 पर भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.0504, और ये हमारे पास हो जाएगा -87.14।
इस तरीके से आप 7 तक निकाल लें। अब हमारे पास सी एन और थीटा एन की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अब हमें जो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम है और जो फेज स्पेक्ट्रम है उसको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम जो है उसको प्लॉट कर लेती हूँ। एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम के लिए मुझे ये बात पता है कि जो मेरा एक्स एक्सिस होता है वहाँ पर मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी और यहाँ पर मेरा जो एम्पलीट्यूड है जिसे हम लोग सी एन कह रहे हैं वो आएगा। ठीक है, अब ओमेगा नॉट की कौन कौन सी वैल्यूज आपने यहाँ पे रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी, जो आपकी वेव थी, उसमें आपके पास 2 आई थी। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास 2, फिर जब आप n को 1 पुट करेंगे तो 2 आएगी। ठीक है, जब आप n को 2 पुट करेंगे तो 4 आएगी, जब आप n को 3 पुट करेंगे तो 6 आएगी, जब आप n को n ओमेगा नॉट है ना, n ओमेगा नॉट हमने कहा था n ओमेगा नॉट का यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू हमेशा होती है ओमेगा के साथ। तो यहाँ पे जब हमने n 1 रखा तो 2 थी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, कॉस ओमेगा नॉट t होता है ना, है ना। तो ये हमारे पास जब n 1 था तो 2 थी, n 2 हुआ तो 4 थी, n 3 हुआ तो 6 हुई, फिर 8 हुई। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमें सी एन की वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट करनी है। तो सी एन की वैल्यूज कैसे प्लॉट करेंगे, ये हमारे पास 0 है। जब हमारे पास ओमेगा नॉट 0 है मतलब कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो सी एन की वैल्यू हमारे पास है 0.504, तो 0.504। ठीक है, जब हमारे पास जो ओमेगा नॉट है वो 2 है, एन 2 नहीं, ओमेगा नॉट 2 है, मतलब ये वाली टर्म, ये ओमेगा नॉट है ना, तो सी एन की वैल्यू देखिए 0.244 है, यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 0.244 नीचे आ गया। ठीक है, अब देखें जब हमारे पास 4 है तो 0.125, इस तरीके से हमारे पास ग्राफ जो है वो प्लॉट हो जाएगा, कुछ ऐसी शेप आएगी। ठीक है, ये ऊपर जा रही है, सीधा होगा। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम होगा। आपने कम से कम 7 वैल्यूज ये जो सारी लिए ना, ये सारी प्लॉट करनी है। ठीक है, तो अब हम फेज स्पेक्ट्रम बना लेते हैं। फेज स्पेक्ट्रम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ओमेगा नॉट होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फेज एंगल हुआ करेगा, जो थीटा है ना, हम लोग निकाल लेते हैं। ओमेगा नॉट वैसे ही 2 पर है, 4 पर है, 6 पर है, 8 पर है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ भाई, कि यहाँ पे जो हमारे पास जब ओमेगा जो है वो 2 है, मतलब n1 है, ये n1 पुट करा था तो ओमेगा 2 आया था। ठीक है, n1 पर हमारे पास -75, फिर -82, फिर -85, तो माइनस के करीब वैल्यूज चल रही है और 90 के करीब है ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं -90 या -π/2 प्लॉट कर देती हूँ। ठीक है, जब हमारे पास ओमेगा नॉट 2 था तो एंगल क्या आया था, -75 पॉइंट, तो कुछ यहाँ पे ऊपर होगा। ठीक है, और जब हमारे पास ओमेगा जो है वो 4 था तो हमारे पास एंगल क्या है, -82, थोड़ा और नीचे होगा। फिर जब हमारे पास 3 हुआ तो -85, थोड़ा और नीचे होगा। n3 मतलब ओमेगा 6। ठीक है, आप यहाँ पे एक ओमेगा का कॉलम भी बना सकते हैं। ये हमारे पास ओमेगा 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, ये 6 है, इस तरीके से। ठीक है, जब हमने 4 पर पुट किया तो -85 और नीचे 86, -87, इस तरीके से ये नीचे नीचे होता जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट होगा, और यहाँ पे आप वैल्यूज़ भी रख सकते हैं। -75.96 ये हमारे पास हो जाएगा -82.87। इस तरीके से ये हमारे पास फेज स्पेक्ट्रा हो गया और ये हमारे पास एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा हो गया। तो ये तरीका होता है स्पेक्ट्रा को प्लॉट करना और सीरीज़ निकालने का। हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज सिंपल सी कैसे निकालते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होती है, किस तरीके से हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म की हेल्प से अपना एम्पलीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रा जो है उसको फॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो से जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हम उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे।